और उन कंक्लूजन्स को यूज करके रदरफोर्ड ने फाइनली कैसे अपना मॉडल ऑफ एटम दिया। वेलकम टू प्लूटो स्टेम। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को जानने से पहले जरूरी है कि हम लोग दो बातें जानें। पहली चीज जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। सेकंड, इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली और उन ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन एक एटम के बारे में निकाल सकते हैं, और उन कंक्लूजन्स को यूज करके रदरफोर्ड ने फाइनली कैसे अपना मॉडल ऑफ एटम दिया। अब ये जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, ये एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लाइक थॉमसन्स मॉडल सेड कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक न्यूक्लियस, जितना भी आपका एटम होता है उसमें चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि किसी वाटरमेलन का रेड पार्ट। अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की उस एक बात को पूरी तरह से गलत साबित करता है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो समझिए, असल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेटल शीट ली और उस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। अब जिंक सल्फाइड होता क्या है? जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल कि अगर इन पर लाइट पड़े या कोई चार्ज स्पीशीज इन पर पड़ती है तो ये कलर एमिट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जो कि कोई भी रेडियो एक्टिव स्पीशीज हो सकती है, और उसे एक लेड ब्लॉक के अंदर प्लेस किया। लेड ब्लॉक के अंदर प्लेस करने का मेन रीजन ये था कि अगर इससे कोई भी अदर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो वो कहीं और ना जा पाए बल्कि अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए। वहीं थोड़ा आगे जाके उन्होंने इसके आगे एक स्क्रीन प्लेस कर दी ताकि जितने भी अल्फा पार्टिकल अगर अपनी डायरेक्शन से निकलते हुए ब्लॉक से भी भटक रहे हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में हिट ना करें, और सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ उस सेंटर में रखी गोल्ड फॉइल को ही हिट करें। अब जितने भी अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल हैं ये होते हैं आपके डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। डबली चार्ज्ड helium ions. Doubly charged means they are He2 plus. Right. Helium 2 plus ions. These are your alpha particles. अब जब अल्फा पार्टिकल्स हिट हुए तो वो अलग अलग डायरेक्शन में इस गोल्ड फॉइल से टकराकर रिफ्लेक्ट होने लगे, और जहां जहां उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग को हिट किया वहां पर हमें छोटे छोटे स्पार्क्स नजर आने लगे इसकी उस मेटल शीट पर। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या पाया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हिट किए हैं उनमें से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में थे, यानी कि ज्यादातर पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल की स्ट्रेट निकल गए और सेंटर में सबसे ज्यादा स्पार्क्स छोड़ कर गए। इसका मतलब कि जितने भी अल्फा पार्टिकल निकले थे वो गोल्ड फॉइल को बिना हिट किए सीधे के सीधे पास हो गए उससे। वहीं पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो अपने पाथ से डेविएट हो गए और अलग अलग डायरेक्शंस में स्पार्क्स छोड़ गए। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने की कुछ ऑब्जर्वेशंस। सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस, अब उन ऑब्जर्वेशंस को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, उसे हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आपके आ रहे थे तो जो वास्ट नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम से, ये जो आपके स्फीयर्स हैं ये आपके एटम्स हैं गोल्ड फॉइल के, एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल, इनसे ये स्ट्रेट के स्ट्रेट पास हो गए। दैट मीन्स कि जितना भी एटम के अंदर अगर स्पेस है वो की एम्प्टी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इफ going by Thomson's model of atom, the entire positive charge should be here. पूरे एटम में चारों तरफ फैला हुआ है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से टकराता तो इट शुड हैव रिपेल्ड कंप्लीटली, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स एटम से स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब कि पूरे इतने बड़े एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से स्पेस में एग्जिस्ट करता है, और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वहां से स्ट्रेट निकल गए इसलिए, और बाकी का स्पेस खाली था। वहीं कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो अपने छोटे से एंगल से डेविएट हो गए अपने पाथ से। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट तो किए, लेकिन करीब
every 20,000 particles, for every 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वी सी कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सीधा टकराकर कंप्लीटली 180 डिग्री पर वापस आकर अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा था। वो जिस डायरेक्शन में गया आगे उसी डायरेक्शन में सेम पीछे लौट आया। इसको बोलते हैं रीबाउंडिंग। सो यहां पर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या आई? द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव वाज majority of alpha particles passed straight through the gold foil. First observation. Second observation was few alpha particles were deviated from their path by small angles. And the third observation was out of every 20,000 particles, 20,000 alpha particle, one particle was rebounded. Rebounded means जिस डायरेक्शन में गया उसी सेम डायरेक्शन को एग्जैक्टली उल्टा फॉलो कर लिया। Rebounded and retraced its path by 180 degree angle. अब ये जब ऑब्जर्वेशन मिली तो इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने? सो कंक्लूजन ऑफ द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, conclusion of gold foil experiment. First conclusion that majority of the space inside the atom is empty. First observation. Second observation was that the positive charge of the atom is centered in a very small space, and that space is called न्यूक्लियस ऑफ एटम। और छोटे से पॉजिटिव चार्ज स्पेस को बोलते हैं जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है, न्यूक्लियस। थर्ड, दैट द टोटल वॉल्यूम occupied by the nucleus is very small compared to the total volume occupied by by atom. कहने का मतलब है, if you need to visualize it, you can assume that this is a stadium, और इस स्टेडियम के अंदर छोटी सी जो क्रिकेट बॉल पड़ी है, दिस इज द साइज ऑफ योर न्यूक्लियस, और ये जो आपका स्टेडियम की आउटर बाउंड्री है, दिस इज योर actual size of the atom. So compared to this size, this volume is very, very small. So based on this observation and conclusion, Rutherford came forward with its own model of atom. So अब आता है हमारे पास Rutherford's
मॉडल ऑफ एटम। सो रदरफोर्ड ऑफ एटम ने समझाने की क्या की मॉडल है, उन्होंने कोशिश की कि वो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाएं कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच डिफरेंस क्या है। अब ये सब सारा मॉडल ऑफ एटम है, रदरफोर्ड ने इसे समझाने के लिए इस्तेमाल किया कि जो हमारा सन है वो एक न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है और जितने भी प्लैनेट्स उसके अराउंड घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। तो एक्चुअली में जो हमारा एटम है वो हमारे सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सो ही stated that the nucleus has all the positive charge, and the electron revolve around it in circular paths, just like Earth revolves around sun। पहली बात कि this is your nucleus which is positively charged and the electron is rotating around it in a circular path around the sun। Secondly, he says, now जब भी कोई स्पीशीज या कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में दौड़ रही है तो उन्होंने ये समझाया कि ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। पर एट द सेम टाइम जब भी कोई स्पीशीज एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है तो एक फोर्स है जो इसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसे इससे दूर ले जाना चाह रहा है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कैसे करता है? ये बिल्कुल वैसा फोर्स है कि अगर मान लीजिए आपने किसी थ्रेड से किसी स्टोन को बांधा और आप उसे रोटेट करते हैं, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऑटोमेटिकली उस धागे में टेंशन क्रिएट करता है और धागा खुद ब खुद सीधा हो जाता है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो he stated that electrons revolves in these certain circular path, and these paths are called orbits or energy levels। Now the energy of each level is fixed। जब तक एक इलेक्ट्रॉन में ये अट्रैक्शन और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं, तब तक उस केस में ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सो ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स, द इलेक्ट्रॉन keeps on revolving in these circular orbits and will not gain or lose any energy। Okay, for this part, and last is ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मेंटेन करना है। द इलेक्ट्रॉन is maintained in these orbits by balancing the nuclear attraction, which is the attraction by the nuclear attraction and centrifugal force। वेल आई होप इससे आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। रदरफोर्ड मॉडल, हमने इसकी ऑब्जर्वेशंस जाने, हमने इसकी कंक्लूजन जाने और इस एक्सपेरिमेंट ने कैसे रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को गलत साबित किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्लूटो स्टडी।